महाराणा प्रताप। इसमें आज हम करते हैं गोगुंदा में शाही सेना की दुर्दशा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों की शाही सेना इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि सैनिकों में चलने और फिरने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। और साथ ही साथ शाही सेना में ये बात भी फैल गई थी कि चोरी छिपे छल के साथ राणा पहाड़ों में घात लगाए हुए हैं। अतः शाही सेना ने राणा का पीछा भी नहीं किया और मानसिंह शाही सेना को लेकर हल्दी घाटी से लगभग 11 मील दूर गोगुंदा चला गया। महाराणा प्रताप ने अपने आदमियों को जगह जगह इस प्रकार से तैनात कर दिया था कि मानसिंह के खेमे तक कोई रसद नहीं पहुंच सके। यहां तक कि बंजारों को भी खाद्य सामग्री लेकर उधर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी स्थिति में राणा के सहयोगी भीलों ने शाही सेना की बची खुची रसद को भी लूट लिया। शाही सेना भयभीत और आतंकित तो थी, साथ ही रसद के अभाव में उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी। इधर राणा के छापामार सैनिक समय समय पर गोगुंदा में शाही सेना पर धावे मारने लगे और छापामार सैनिकों के इन धावों से मुगलों की 2 सेनापति भी मारे गए और रसद के अभाव और राणा के छापामार सैनिकों ने शाही सेना की बड़ी दुर्दशा की। अतः गोगुंदा में 4 माह तक कैदियों की तरह पड़ी शाही सेना भयभीत होकर राजपूतों और भील टुकड़ियों की लुकती छिपती लड़ती भिड़ती अकबर के पास में अजमेर चली गई। अगली बात आती प्रताप की सैनिक पराजय के कारण। आखिर प्रताप जो है इस युद्ध में क्यों हारा? कि राणा प्रताप और उसके सैनिकों में अद्वितीय साहस और वीरता तो थी तथा उन्होंने अत्यंत पराक्रम और शौर्य जो उसका भी प्रदर्शन किया, किंतु अंत में उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में राणा की सैनिक पराजय के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण आता है कि उसकी परंपरागत युद्ध शैली थी कि प्रताप को चाहिए था कि अपनी सेना को घाटी और दर्रों में इस प्रकार से बिखेर देता कि शत्रु सेना के आते ही वह तंग घाटियों और दर्रों के बीच घेर कर परास्त कर देता, क्योंकि वहां से शत्रु का बच निकलना मुश्किल हो जाता। दूसरा कारण यह था कि प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर प्रताप अपनी सेना सहित आमने सामने के युद्ध में कूद पड़ा, जिसमें मुगल सेना अधिक दक्ष थी। तीसरा कारण यह था कि यद्यपि प्रताप में अतुलनीय साहस और वीरता तो थी, किंतु शतरंज के खेल की तरह बुद्धि बल पर लड़े जाने वाले आधुनिक युद्धों में सेनापतित्व करने की उसमें योग्यता नहीं थी, क्योंकि कठिन से कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में वह पूर्ण धैर्य के से कुशलतापूर्वक सैन्य संचालन नहीं कर सका। चौथा कारण था कि मुगल सेना पर आक्रमण करते समय उसने न तो कोई समुचित व्यवस्था ही बनाई थी और न युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के विभिन्न दलों के संचालन में पारस्परिक समन्वय बनाए रखने का कोई उपाय किया था। पांचवा कारण यह था कि प्रताप के घुड़सवारों के 2 सशक्त बड़े दलों ने मुगल सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया था तथा मुगल सैनिक दस्ते भाग खड़े हुए, लेकिन भाग निकलने वाली शाही सेना का पीछा भी नहीं किया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल सेना तो पुनः संगठित हो गई, लेकिन राणा की फौज इस प्रथम आक्रमण में ही थक गई थी, क्योंकि राणा ने इस प्रचंड आक्रमण द्वारा इस सफलता प्राप्त करने की आशा में अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति झोंक दी थी। अगला कारण यह था कि प्रताप द्वारा अपनी सेना के पृष्ठभाग की सुरक्षा का प्रबंध न करना तथा मुगलों की तरह आवश्यकता पड़ने पर विशेष रक्षित सेना की व्यवस्था नहीं करना था। परिणाम यह निकला कि राणा की थकी हुई सेना पर मुगल सेना के रक्षित दल ने आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया। सातवां कारण यह था कि हाथियों की लड़ाई में प्रताप के तीरंदाजों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उबड़ खाबड़ युद्ध क्षेत्र में हाथियों पर सवार तीरंदाजों का निशाना सही नहीं जा सका। और अंतिम कारण यह बताया जाता है कि जिस समय मुगल सेना के रक्षित दल द्वारा धावा बोल देने से प्रताप की सैन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, तब ऐसे नाजुक मौके पर स्वयं राणा द्वारा मानसिंह के हाथी की ओर से बढ़ना तथा मुगलों के रक्षित दल द्वारा घिर जाना और घायल होकर रणांगण को त्यागना प्रताप के सैन्य संचालन की अयोग्यता प्रदर्शित करता है। यदि प्रताप उस समय अपने व्यक्तिगत शौर्य को प्रदर्शित न कर अपनी अस्त व्यस्त सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करता तो संभवतः युद्ध का निर्णय कुछ और हो जाता। अगली बात आती युद्ध का महत्व और परिणाम। इतिहास
हल्दी घाटी के युद्ध का इतिहास में कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा महत्व है। यद्यपि राणा प्रताप इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से पराजित हुआ, लेकिन प्रताप को अपने अधीन करने की अकबर की अभिलाषा जो थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई। अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया था कि प्रताप को बंदी बनाकर मेवाड़ को अधीन करें या उसे मारकर मेवाड़ को अपने अधीन कर ले, लेकिन मानसिंह अपने स्वामी की इच्छा को पूरा नहीं कर सका। अकबर को इस विजय की सूचना 23 जून 1576 ईस्वी को प्राप्त हुई थी और उसके कुछ ही दिनों बाद बदायूं ने राणा का प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद अकबर के सामने पेश किया और यही हल्दी घाटी की उल्लेखनीय लूट और उपलब्धि बताई जाती है। जून की भीषण गर्मी के कारण मुगल सैनिक इतने ज्यादा थक चुके थे कि राणा के भागने वाले सैनिकों का पीछा भी न कर सके। एक ओर तो वे सुशोधिया योद्धाओं से भयभीत और आतंकित थे, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण उन्हें मार्ग में भी बड़े कष्ट उठाने पड़े। इसीलिए मानसिंह को शीघ्र गोगुंदा छोड़ना पड़ा। स्वयं अकबर भी इस युद्ध के परिणाम जो उससे संतुष्ट नहीं था। अकबर ने प्रताप को मृत या जीवित पकड़कर न लाने के कारण मानसिंह को बुरी तरह से फटकारा और मानसिंह और आसफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में आने पर भी रोक लगा दी थी। किंतु जब अकबर को इस बात का मालूम पड़ा कि भीषण गर्मी ने धनुर्धारी खूंखार भीलों के बीच होकर राणा का पीछा करना संभव नहीं था, तब मानसिंह और आसफ खां को फिर से दरबार में आने की अनुमति मिल गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि केवल स्थायी धक्का लगा था। वस्तुतः इस युद्ध के बाद राणा प्रताप का रुख मुगलों के प्रति और अधिक कड़ा हो गया और सिसोदिया राजपूतों ने सर्वशक्तिमान मुगल सम्राट से टक्कर ली थी। इससे राणा को अपने सैनिकों की नैतिक शक्ति पर विश्वास हो गया और उसने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। आशीर्वादी श्रीवास्तव जो उन्होंने लिखा था कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा की 18 जून 1576 के पूर्व और उसके बाद की नीतियों एवं कार्यों को विभाजित करने वाली रेखा है। इस युद्ध में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात मुगल अधिकृत मेवाड़ को पुनः प्राप्त करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित रूप दिया जाने लगा और कुछ सांप्रदायिक तवावादी लेखकों ने इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच का संघर्ष बताया, लेकिन ये नितांत असत्य है। हल्दी घाटी का युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। राणा प्रताप ने 1576 ईस्वी के पूर्व न तो अकबर की सत्ता को चुनौती दी और न चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का कोई प्रयास ही किया था, लेकिन जब अकबर ने प्रताप को नतमस्तक करने हेतु युद्ध छेड़ ही दिया, तब अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रताप का धर्म बन गया। अकबर और प्रताप के पारस्परिक संघर्ष में अकबर का उद्देश्य साम्राज्यवाद था, जबकि राणा का उद्देश्य रक्षात्मक रहा था। राणा अपने उद्देश्य में सफल हुआ और एक महान शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की पूरी शक्ति उसके विरुद्ध लगी हुई थी। फिर भी प्रताप ने परतंत्र होना स्वीकार नहीं किया तथा उसकी सैनिक पराजय ने भी उसकी कीर्ति को उज्जवल बना दिया और राणा प्रताप की सैनिक पराजयपूर्ण स्मृति वाला युद्ध क्षेत्र हल्दी घाटी स्वतंत्रता की बलि बेदी पर मर मिटने वाले देश प्रेमी वीरों के पवित्र रक्त से सींचा जाकर राजस्थान की थर्मोपली समूचे भारत के स्वाधीनता प्रेमियों के लिए तीर्थस्थली बन गया। तो इस प्रकार से ये आपके युद्ध जो है उसका महत्व और परिणाम रहे थे।